Assalamu alaikum wa rahmatullah. वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड किया था और रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट इक्वेशंस है उनको भी अंडरस्टैंड किया था। आज के इस क्लास में हम बेटा जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, एक तो हम रेजिस्टेंस के रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कंडक्टेंस आती है हमारी, रेजिस्टिविटी आती है हमारी और कंडक्टिविटी आती है। ये चीज़ें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे। और आज की क्लास में बेटा हम जो ओम्स लॉ हमने लास्ट टाइम जनरल फॉर्म में डिस्कस किया था, आज उसी ओम्स लॉ को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखेंगे। उसी ओम्स लॉ में कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व हो जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो चीजें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा जो आज का लेक्चर है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओम्स लॉ एंड दिस विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, आज का लेक्चर उसी का मान लो दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो टर्म डिफाइन की थी दैट वाज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। और इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला आई थी हमारी दैट वाज रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो वायर दिस रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, दिस एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, इस रेजिस्टेंस का जो मैंने यूनिट बताया था वो मैंने कहा था कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो ओम है एंड इसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ छोटी छोटी टर्म्स इसी रेजिस्टेंस के रिलेटेड में आती हैं, जैसे एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, इसी तरह एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टेंस जो है, दिस कंडक्टेंस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको उसकी रेजिस्टेंस पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को आप कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो फिजिकली बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आपका जो है वो रेजिस्टेंस का अंडरस्टैंड करना है, फिर ये मैथमेटिकली आप रेजिस्टेंस के बदले कंडक्टेंस भी यूज कर सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका मतलब उसकी कंडक्टेंस कम होगी। जैसे रेजिस्टेंस जो है फिजिकली ये क्या डिटरमाइन करता है, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है अपोजिशन टू द करंट। तो कंडक्टेंस क्या डिटरमाइन करेगा, अगर रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू द करंट है, so this resistance is the property which opposes the current, so conductance का मतलब है ना which supports the current, क्योंकि opposition का जब आप उल्टा करोगे रिवर्स करोगे तो सपोर्ट आ जाएगा। so conductance is the property of a material which supports the current, whereas resistance is the property of a material by virtue of which it opposes the current। ठीक है, तो ज्यादा इन डेफिनेशंस में उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड किया है, उसी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो ऑब्वियसली इसकी रिवर्स आ जाएगी। पहला अगर कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे सी से तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो 1/r बनेगी। उसके बाद इसका यूनिट अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसका यूनिट इसी रेजिस्टेंस से निकलेगा, तो 1/r रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, तो 1/r क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा कंडक्टेंस, वो आ जाएगा 1/ओम। 1/ओम का मतलब है ओम इनवर्स। अब इस ओम इनवर्स को हम कहते हैं बेटा कभी सीमेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमेंस। सो सीमेंस इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज नथिंग बट दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ए मटेरियल, ए सबस्टेंस which has large resistance, we can call that the given material has a less conductance। ठीक है बेटा, तो अगर आपको एक कंडक्टर अगर आपके पास है, अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी जो कंडक्टेंस है वो कंडक्ट कितना कर सकता है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो सकती है, कितना वो सपोर्ट करेगा टू द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो उसका सपोर्ट जो है वो बेटा कम होगा। सो दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टेंस। तो अगर आप इस कंडक्टेंस की इक्वेशन इस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया
इन टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाय रेजिस्टेंस, सो यू विल राइट 1 बाय रेजिस्टेंस के बदले आप लिखेंगे रो एल बाय ए, सो दिस विल बिकम, ये ए ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम ए रो एंड एल। सो इसका मतलब जो कंडक्टेंस है, दिस कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मगर प्रोवाइडेड, रिमेंबर दिस थिंग, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये सिखाया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम तब कहते हैं जब बाकी पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट होंगे। तो कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हेन रेजिस्टिविटी एंड लेंथ इज कांस्टेंट। कंडक्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर when this area is constant and conductance is inversely proportional to the resistivity. So बेटा दो टर्म्स है, एक तो आपकी है कंडक्टेंस और एक आपकी है रेजिस्टेंस। आप दोनों में से कोई भी जो है यूज कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। जैसे ये जो कंडक्टेंस है आप ओम्स लॉ ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमारा जनरल फॉर्म है ना ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ जो हमारा है वो है दैट दिस V इज इक्वल टू IR। सो इसका मतलब मैंने इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर अ कंडक्टर वायर दिस रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस V, इस R को इधर लाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू I। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस 1 बाय R को अलग लिखो, 1 बाय R, इसके बाद V आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज I। अब 1 बाय R रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, CV इक्वल टू I। बेटा ये भी आपका जो है, दिस इज आल्सो योर ओम्स लॉ, this Ohm's law, this equation is in terms of resistance and this equation is in terms of conductance। ठीक है, यहां आप देखेंगे यहां करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो यू कैन से दिस I is inversely proportional to R, so more resistance means less current। पर यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो यू कैन राइट दिस I is directly proportional to C। इसका मतलब जितनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उतना उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस थिंग, बिकॉज दिस C is inverse of this resistance, so equation is also going to be inverse। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा ना ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिक्स में, बेसिक प्रॉब्लम्स, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस या छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ये हमको याद होनी चाहिए। इसी तरह एक और चीज आ जाती है, जैसे हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो हमारी इसमें रेजिस्टिविटी आ जाती है, और मैंने ये जो रो है बेटा दिस इज रेजिस्टिविटी, और मैंने आपको कहा है ये जो रेजिस्टिविटी है, दिस रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बेसिकली आप कोई सबस्टेंस लेंगे, वो सबस्टेंस किस मटेरियल का बना होगा, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, आयरन का होगा, उसी मटेरियल के बेसिस पे उसकी रेजिस्टिविटी होती है। और यही रेजिस्टिविटी बेसिकली जो है कोलिजन्स जो होते हैं मटेरियल के अंदर उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया बेटा कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली ड्यू टू द collisions that are happening inside the conductor when these charge carriers, that is electrons, when they try to move towards the opposite terminal। ठीक है, ये जो collisions है ना, इनको जो एक्चुअल टर्म रिप्रेजेंट करती है दैट इज योर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म है, इसमें रेजिस्टिविटी भी आ जाती है और आपका डायमेंशन भी आ जाता है, लेंथ एंड एरिया भी आ जाता है। पर अगर आप प्रिसाइसली देखेंगे ना कि ये कोलिजन्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली जो कोलिजन्स की वजह से अपोजिशन होती है टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, द टर्म विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट इज द रेजिस्टिविटी। वो बेसिकली रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। फिर जाके हम कहते हैं कि अब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा इफेक्ट करेगी ये कोलिजन्स, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना उनका इफेक्ट कम होगा। पर जो प्रिसाइजली जो एक्सप्लेन करता है ना दीज कोलिजन्स इन टर्म्स ऑफ अपोजिशन, दैट इज वो रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा, इसका यूनिट जब मैंने निकाला था तो मैंने कहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी कहा था, रेजिस्टेंस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब तक आप मटेरियल सेम रखेंगे उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर मटेरियल है, अगर आपको इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है ना बेटा, तो आपको इसकी लेंथ भी देखनी है कितनी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी देखना है कितना है, और इसका जो मटेरियल है ना कि ये किससे बना है वो भी देखना है। अब अगर आप इसको काटोगे और एक इसी तरह का कंपोनेंट जोड़ोगे तो इसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि इसका डायमेंशन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगी।
पर अगर आप इसको काटोगे ना, दो हिस्से करोगे, मान लो ऐसे, इस काटने से इसका मटेरियल चेंज नहीं होगा। अगर मान लो ये कॉपर का बना हुआ है तो आपने इसके दो हिस्से किए, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सो याद रखेंगे बेटा आप, एडिशन या डिलीशन या काटने जोड़ने से आपकी जो रेजिस्टिविटी है ना किसी भी सबस्टेंस की, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। हाँ, काटने और जोड़ने से आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, बट द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, शाबाश। तो इसका यूनिट जब निकाला तो इसी इक्वेशन से हमने यूनिट निकाला था, तो इस इक्वेशन से रेजिस्टिविटी का क्या क्या फॉर्मूला बनेगी? रेजिस्टेंस इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ। फिर यूनिट क्या आएगा बेटा? इस रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा ओम, ठीक है, एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट आएगा मीटर। एक मीटर कैंसिल होगा, तो इसका जो यूनिट बनेगा ऐसा यूनिट, दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटा ये रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है। अब अगर मैथमेटिकली इसी रेजिस्टिविटी का आप रेसिप्रोकल लेंगे, उसको हम बेटा कहते हैं कंडक्टिविटी। जैसे हमने रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहा था? कंडक्टेंस। इसी तरह अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे, उसको आप कंडक्टिविटी कहते हैं। सो वी डिफाइन वन मोर टर्म एंड वी कॉल दैट टर्म कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। दिस इज योर सिंबल फॉर कंडक्टिविटी एंड दिस इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मैंने कहा ना, ये अंडरस्टैंड कर लिया ना आपने इसका कॉन्सेप्ट, तो ये मैथमेटिकली इसका रिवर्स है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम। तो जरा बेटा इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। अगर आपको अब इसका यूनिट निकालना है, इसका यूनिट अगर आपको कंडक्टिविटी का निकालना होगा तो इसी का इनवर्स कर दो आप। तो इसका इनवर्स क्या आएगा बेटा? दैट विल बी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट बन जाएगा। अब ओम इनवर्स को अभी मैंने कहा ना बेटा, इसको सीमेंस भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सीमेंस। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम meter, while as the unit of conductivity is ohm inverse meter inverse, or you can say this is Siemens meter inverse, or you can say this is Siemens per meter. ठीक है, so better this was all about your resistivity and your conductivity. Remember this resistivity is also called as specific resistance, और इस कंडक्टिविटी को हम कहते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये आपकी चार चीजें आ गई बेटा। एक आ गई आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बेटा आपका आ गया कंडक्टेंस, एक आपकी रेजिस्टिविटी, एक आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, आप जो ओम्स लॉ है ना बेटा, ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। यू कैन राइट दैट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, देयर इज नो इशू, बिकॉज these are just mathematical reciprocals of each others. इससे बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आप लिखते हैं ना दैट R is equal to rho L by A, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट R is equal to this resistivity के बदले आप लिख सकते हैं 1 by sigma, because sigma is 1 by resistivity, so resistivity is 1 by sigma, sigma is conductivity L by। ठीक है, तो इसका मतलब एक मटेरियल, जैसे ये सिग्मा, जैसे रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड थी? मटेरियल पे, इसी तरह आपका जो सिग्मा है दैट इज कंडक्टिविटी, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस होगी कम। सो यू कैन मॉडिफाई दीज इक्वेशंस, यू कैन, आप इसको बेटा लिख सकते हो अगर आपने अंडरस्टैंड किया इसको। सो दीज आर बेसिक चेंज you can incorporate in the equation and you can later on write those equations। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक इसी के रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हम बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड हमने किया था। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम ओम्स लॉ जो है, इस ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमने शायद लेक्चर नंबर 2 में करा है, पर आज मैं इसको फिर से करूंगा ताकि ये जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है ये हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कैसे ये कोलिजन्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है। जैसे हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस हो या कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड है? ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड है
या कंडक्टिविटी पे डिपेंड है, और ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड है। इसी तरह अगर हमारा क्वेश्चन होगा कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है या कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल के किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड है, कौन कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि एक मटेरियल की कंडक्टिविटी की या रेजिस्टिविटी कैसी होगी। इसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ओहम्स लॉ डिराइव करेंगे, और वहां से जो हमारी इक्वेशन है हम दोनों इक्वेशंस देखेंगे, एक तो जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, एक और हमारा ओहम्स लॉ आ जाएगा, एक और ओहम्स लॉ की एक और फॉर्म आ जाएगी, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो एक तो V इक्वल टू IR जो आपने पढ़ा है, वो तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैं उसको डिराइव करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, एक्चुअली आज फिर से करूंगा, रिपीट हो जाएगा, और आज मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए जरूरी है मैं फिर से उसको डिराइव करूं। और दूसरी चीज जो इससे मैं आपको यहाँ पे जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। देखो हम क्या करेंगे बेटा, अगर आपको याद है तो याद होगा तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी जब हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन हमने बेटा डिराइव की थी, I इक्वल टू NEA एंड VD, दिस वाज आवर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने बेटा डिराइव किया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, we had derived this equation. What is I? I is the current, N is the number density of electrons. What is number density? Number of electrons per unit volume. What is E? E is the electronic charge, A is the area of cross section, and VD, this V is the drift velocity. अगर आपको याद है हमने पढ़ा था कि जब आप कंडक्टर को अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, उससे उन जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में उन पे फोर्स एक्सर्ट हो जाता, तो उस फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट स्टार्ट करते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द अपोजिट टर्मिनल। पोटेंशियल के बिना जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं कंडक्टर में, दे आर रैंडमली मूविंग। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उनकी जो रैंडम मोशन है ना बेटा, उस रैंडम तो मोशन रहती है, पर उस रैंडम मोशन में एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो रैंडम मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो है स्टार्ट होती है, डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा खेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट होता है। तो यही हमने पढ़ा था कि जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मतलब है जब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी आपकी करंट नहीं होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आपका जो चार्ज है वो फ्लो होता है, नेट फ्लो हो जाता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस हटाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, क्योंकि तब तक जो पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर जो अंदर थर्मल वेलोसिटी होती है उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो होता है, एंड दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी करंट। करंट तब तक कंस्टिट्यूट नहीं होती जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करेंगे और जब तक इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट ना करेंगे, ठीक है। तो व्हेन देयर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको मैंने बेसिकली आपको समझाया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज थिंग्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक और इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, पढ़ाई थी, जब मैंने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अलग से पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक इक्वेशन है, दैट इज ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ। बेटा ये इक्वेशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो इसको भी थोड़ा सा रिपीट करता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ई, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब आप बैटरी सेटअप करेंगे बैटरी से बेसिकली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट होता है, तो वो स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट करना, ठीक है। So this drift velocity basically depends upon how much electric field exists, and electric field basically depends upon how much is the potential difference applied. Small e is the electronic charge, m is the mass of electron, this tau is the relaxation time. Relaxation time, what is relaxation time? It is the average time interval between two successive collisions. जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट करते बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, और दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम स्पेंड होता है इलेक्ट्रॉन का, उस टाइम को हम कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड, बहुत ही कम है। तो एक और इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ी होगी, जो मैंने पिछली बार भी यूज की थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है देन यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर।
ये 3 बेसिक इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को मैंने बेसिकली कहा था हमारी जो असली इक्वेशन है ना, दैट इज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसी इक्वेशन का एक स्पेशल केस ये है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले जाते हो, तो ये वाली इक्वेशन जो है, अगर आपका थीटा 0 डिग्री आ जाता है तो EDL जो आपका है, EDL cos थीटा, वो EL बनेगा। तो E का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा V बाई एल। डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब मान लो अगर आपने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है, सपोज दैट लेंथ इज L, और इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी कनेक्ट की है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। अगर क्वेश्चन होगा बताओ इस कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा याद रखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप देखेंगे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज V, डिवाइड करेंगे इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, दैट इज L। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। तो इन्हीं चीजों को हम मिला के एक नई इक्वेशन बनाएंगे। उसी नई इक्वेशन को हम कहते हैं बेसिकली ओम्स लॉ। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन है I इक्वल टू दैट इज NEA, ठीक है। अब इस VD के बदले ये वाला वैल्यू NEA आ गया बेटा, VD के बदले ये वाला वैल्यू दे दीजिए। सो E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब N तो N ही है, ये स्मॉल e हो गया E स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा A, इसके बाद बेटा टाउ डिवाइड M, अब बचा E। अब इस E के बदले ये वाला वैल्यू दे दीजिए, दैट इज V डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब देखो बेटा ये I करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ में बेसिकली है क्या, ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, काज एंड इफेक्ट, यही तो पढ़ा है। तो ये आपका इफेक्ट, ये आपका काज, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप ऐसे करेंगे, आपकी इक्वेशन ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू IR। तो ये आपका V है, ये I है, जो बाकी चीजें जो बची दैट विल बी इक्वल टू R। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, इस V को रखो इधर ही, सो दिस विल बी V इक्वल टू, ये V इधर ही रखो, बाकी सारी चीजें इधर लाओ। तो देखो क्या क्या चीज आ जाएगी। एक तो जब इन सारी चीजों को, ये वाली सारी चीजों को उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो M आ जाएगा बेटा आपका, डिवाइड आ जाएगा बेटा NE स्क्वायर, और इस टाउ को भी डिवाइड करते हैं। फिर क्या बचा, A बाई एल, वहां ले जाएंगे तो ये L बाई A बन जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और क्या है वहां पे I। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना बेटा, सो दिस इज V इक्वल टू I, ऐसे ही ये V किसके बराबर होता है, IR, I तो है, सो दिस इज RI, ये आपका ओम्स लॉ। अब बेटा देखो इन दो इक्वेशंस को आप अब कंपेयर कर लो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के सारे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी से हमारी जनरल इक्वेशन भी आ जाएगी ओम्स लॉ की, और इसी से हमारा जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आज मैंने इसको फिर से दिखाया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, तो इसको आप देख लो। अब देखो, तो दिस इज योर ओम्स लॉ। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं यहां पे फिर से, दिस इज V इक्वल टू, दिस इज, अब जरा और देखो बेटा, M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ, M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका L बाई A, L इज लेंथ डिवाइड बाई एरिया। उसके बाद आपका आ जाता है I। सो ये आपकी बेसिक इक्वेशन है ओम्स लॉ की। दिस इज योर एक्चुअल ओम्स लॉ, यही आपका ओम्स लॉ है बेटा। अब आप देखो, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो V है ना, दिस इज इक्वल टू, जरा देखो बेटा, ये सारी चीज जो है ना दैट इज R इंटू I। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे वायर, ये आपका ओम्स लॉ है, जनरल फॉर्म आपकी ओम्स लॉ की। ये जो R है, ये R किसके बदले आपने लिखा, यहां से किसके बदले लिखा बेटा, M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ और L बाई A। ठीक है,
पर आपको तो पहले ही पता है ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, असली फॉर्मूला जो आपने पढ़ी है, दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। ठीक है, जरा आप इन दोनों को कंपेयर कर लो बेटा, लेंथ एरिया आर आर, इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ना ये इसके बराबर है जो ब्रैकेट में मैंने लिखी। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू किसके बराबर बेटा, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब यही इक्वेशन आपको बताएगी कि किन किन पैरामीटर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड है। अगर ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है, जरा मुझे बताओ, कंडक्टिविटी सिग्मा होता है ना बेटा बराबर 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की क्या फॉर्मूला आ जाएगी, उसको उल्टा कर लो, दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, जरा मुझे पहले यहां से बताओ बेटा, बताओ अब रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड है। व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज ई, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एम और ई तो कांस्टेंट है, बचा क्या, एन एंड टाउ। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी जो है ना बेटा ये किस चीज पे डिपेंड है, ये मटेरियल पे डिपेंड है। देखो अगर आप कॉपर लेंगे, आप अल्युमिनियम लेंगे, आप आयरन लेंगे, आप कोई और मटेरियल लेंगे, तो हर एक मटेरियल की जो है अपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, अपनी अपनी नंबर डेंसिटी होती है। तो ये जो n है ना बेटा, ये n यही बेसिकली डिपेंड है मटेरियल पे। हर एक मटेरियल का अपना अपना वैल्यू होता है n का। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टिविटी इसी n पे डिपेंड है, सो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो पहला फैक्टर है, पहली चीज जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड है, दैट इज द मटेरियल। मटेरियल किसका है, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप डिफाइन करते हैं। सो रेजिस्टिविटी is dependent on the material of the substance. Why? Because material ही डिसाइड करता है नंबर डेंसिटी। जिस मटेरियल की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगी, उसकी रेजिस्टिविटी कम होंगी। या आप कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर कंडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा पैरामीटर, एक तो रो डिपेंड है नंबर डेंसिटी पे, और नंबर डेंसिटी किस पे डिपेंड है बेटा, दिस नंबर डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। दूसरा पैरामीटर जो इस इक्वेशन में आ जाता है, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अब m और e तो कॉन्स्टेंट्स है, दिस इज मास एंड दिस इज चार्ज, इन पे तो कोई फर्क, आप अल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, कोई चीज भी ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, हर एक में इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज जो है वो सेम रहेगा। तो m और e नहीं डिसाइड करता। रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, ये डिसाइड करता है n, और ये डिसाइड करता है टाउ। अब n किस चीज पे डिपेंड है, ये डिपेंड है मटेरियल पे। और टाउ, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड है टेम्परेचर पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्लास में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर यहां याद रखो बेटा, रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर किस टेम्परेचर पे आप कंडक्टर लेंगे, उसी हिसाब से उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है, और उसी हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होती है। इसका मतलब है ना, अगर टेम्परेचर वैरी करने से आपका रिलैक्सेशन टाइम वैरी होगा, तो उस रिलैक्सेशन टाइम वैरी होने से आपकी रेजिस्टिविटी वैरी होगी, रेजिस्टिविटी वैरी होगी तो रेजिस्टेंस वैरी होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर की बेटा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। अब देखो क्यों, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं आराम से अलग लेक्चर में भी सिखाऊंगा, यहाँ पे भी आप देखो बेटा। देखो इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस रिलैक्सेशन टाइम पे। बेसिकली अगर आप एक कंडक्टर लेंगे और अगर आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मुझे बताओ बेटा, इसके अंदर जो कोलिजन्स होते हैं ना, उन कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉमन सेंस है, अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा जल्दी मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर से कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। वही केस यहाँ पे भी है बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना कंडक्टर का, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी थर्मल मोशन बढ़ जाती है, और थर्मल मोशन बढ़ जाने की वजह से कोलिजन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। अब जब कोलिजन जल्दी होने लगेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि इससे पहले कोलिजन आराम से होते थे। अब जब कोलिजन जल्दी होने लगेंगे तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है ना वो कम होगा। तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सो इसका मतलब कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल खाली आप यहाँ पे याद रखो दैट दिस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में भी सिखाऊंगा आराम से।
अब फिलहाल तो बताओ मुझे बेटा, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पे अब डिपेंड है? दो फैक्टर्स पे, एक तो मटेरियल पे डिपेंड है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड है। मटेरियल पे क्यों? क्योंकि मटेरियल ही डिसाइड करता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और टेम्परेचर पे क्यों? टेम्परेचर ही डिसाइड करता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो दिस वाज द जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बेटा ये जो आपका ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की जनरल फॉर्म है। आपने 9th 10th से यही इक्वेशन सीखी है। तो आज हमने इसका जो है इसका पूरा एक्सरे कर दिया कि इस रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली होती क्या क्या चीज है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी की जो इक्वेशन है वो हमने देखी और इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सप्लेन किए। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा मुझे बताओ बेटा, ये I है, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज V। सो V को मैं ऐसे ही लिखूंगा, दिस इज V इक्वल टू, हाँ, सो दिस इज m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। जरा मुझे बताओ m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ किसके बराबर है? यहाँ बताओ मुझे, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ के बदले मैं लिख सकता हूँ ना बेटा रेजिस्टिविटी। सो इस वाली टर्म के बदले मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी, दैट इज सिग्मा। ठीक है बेटा, फिर क्या बचा मेरा? L। ठीक है बेटा, व्हाट इज I? ये जो I है ना बेटा, इस I को मैं लिखूंगा और ये जो A है ये इसी I को मैं करूंगा डिवाइड। आराम से देखो, ये यही इक्वेशन है बेटा। V ऐसे ही मैंने लिखा, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ के बदले में यहाँ पे मैंने रेजिस्टिविटी लिखी, तो रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, तो L ऐसे ही लिखा मैंने, I बाई ए ऐसे। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो I बाई ए है ना, व्हाट इज I बाई ए इक्वल टू? करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो I बाई ए के बदले J लिखेंगे, करंट डेंसिटी मैंने पढ़ा है आपको, तो ये बनेगी V इक्वल टू, ये जो V है ना, ये L इधर लाओ आप, सो ये बनेगा V बाई एल। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा रेजिस्टिविटी, ये I बाई ए के बदले आएगा J इज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो बेटा आप V बाई एल किसके बदले? V बाई एल के बदले लिख सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो जब हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले लिखा था ना बेटा V बाई एल। अब V बाई एल के बदले वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, सो ये बनेगा E, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज इक्वल इनटू J। अब इस सिग्मा को डिवाइड कर लो तो जरा बताओ क्या बनेगा बेटा? तो ये सिग्मा डिवाइड होगा, ये बनेगा E इंटू 1 बाई सिग्मा, सॉरी दिस इज रो डिवाइड करेंगे, ये बनेगा E इंटू 1 बाई रो इक्वल टू J। ठीक है बेटा, फाइनल इक्वेशन बताओ, ये जो यहां से J आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1 बाई रो। बताओ बेटा, 1 बाई रो के बदले, रो इज रेजिस्टिविटी, 1 बाई रो के बदले सिग्मा लिख सकते हैं ना, कंडक्टिविटी आएगा और आपका आएगा E। ये बेटा आपका बन गया दूसरा फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR। इस इक्वेशन में क्या क्या आ जाता है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन आ जाती है। और इसमें ये जो ओम्स लॉ है, ये जो फॉर्म है, इसमें किस किस के बीच में रिलेशन आ जाती है? आपकी करंट डेंसिटी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखो बेटा, तो फाइनली आप क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? इज दिस विजिबल? हाँ, तो फाइनली बेटा आपकी दो इक्वेशंस हैं। सो यू हैव टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है ओम्स लॉ, दैट इज J इक्वल टू सिग्मा E। हाँ, ये जो इक्वेशन है बेटा, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ तो लिख नहीं सकते वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे I जो है स्केलर है, R भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्केलर पैरामीटर्स। ये जो इक्वेशन है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पैरामीटर्स, बिकॉज J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी वेक्टर है, मैंने पढ़ाया है बेटा, इसकी डायरेक्शन भी सिखाई है। सिग्मा जो है, दिस इज अ scalar quantity, but this E electric field is a vector quantity. So this you can also call this as vector form of Ohm's law. अगर आपको Ohm's law वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना बेटा, तो ये जिसको आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हो, इसी को हम वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। सो यहाँ आप कहते थे I is proportional to V, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट। यहाँ पे कौन काज है? काज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफेक्ट क्या है? J। सो यू कैन से दैट J इज प्रोपोर्शनल टू E। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आपकी करंट डेंसिटी। सो ओम्स लॉ आप दो तरीके से स्टेट कर सकते हैं। यू कैन से दैट इफ
other parameters are constant, then current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Or you can say the current density in a conductor is directly proportional to the electric field that exists inside the conductor. दोनों statements है आपके ओम्स लॉ के, ठीक है बेटा. So this was your general form and this is your microscopic form. What is J? J is current density, sigma is conductivity and E is electric field. तो ये था बेटा आपका ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, तो आज हमने इसी ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखा और एक डिफरेंट इक्वेशन इसकी वेक्टर फॉर्म में देखी. तो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने डिस्कस की. ये जो फॉर्मूलाज है ना बेटा, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है. अब इंशाल्लाह मैं जो भी आज तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड में मैं डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में. बिसाइड्स हमारा जो ओम्स लॉ के रिलेटेड या रेजिस्टेंस के रिलेटेड एक ही टॉपिक अभी बचता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस. उसका तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज सिखा ही दिया. अगले क्लास में हम उसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे, इक्वेशंस भी देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड अभी मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा. इसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और करंट का, इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है बेटा. सो दिस वाज योर ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म. थैंक यू.